नमस्कार। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपका विषय है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आपका विषय मुख्य है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। मानवीय संसाधन क्या हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। मानवीय संसाधनों का प्रबंधन का उद्देश्य या यह इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं, इन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यालय में मानवीय संसाधन के प्रमुख जो अंग हैं वह कौन कौन से हैं। प्रधानाध्यापक, जिसको हम प्रधानाचार्य कह सकते हैं, डिग्री सेशन में प्राचार्य। प्रधानाध्यापक, दूसरे हैं अध्यापक शिक्षक बंधु, तीसरे हैं छात्र और चौथा जो अंग है वो समुदाय के रूप में होता है। इसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक संघ एवं छात्र संघ, यानी प्रधानाध्यापक का क्या रोल होता है, मानवीय संसाधनों को उपलब्ध कराना और उसके अंतर्गत यानी विद्यालय में आने वाले समस्त समस्याओं को समाधान दिलाना। उसी प्रकार से अध्यापक का क्या रोल होता है, छात्र की समस्याओं को दूर करना, अपने गुण धर्मों के द्वारा छात्र का कल्याण करना। छात्र का क्या दायित्व होता है, छात्र बड़े मनोयोग से अध्ययन अध्यापन करें, गुरुजनों का कहना मानें, शैक्षणिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, प्रतियोगी क्षेत्रों में अपने आप को बढ़ाएं, उनका भी अपना एक दायित्व होता है। इन सभी बातों की चर्चा होगी। समुदाय का क्या रोल होता है, ग्राम शिक्षा समिति का। ग्राम शिक्षा समिति यानी ग्राम के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्यों का आयोजन होना चाहिए या विद्यालय गतिविधियों में जब कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें ग्राम समाज का, समुदाय का क्या रोल होता है, इन सभी बातों की चर्चा होती है। अभिभावक संघ का निर्माण क्यों किया जाता है, क्योंकि अभिभावक माता पिता जो बच्चे के होते हैं वो विद्यालय के समस्त इकाइयों से, समस्त क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं। तो यदि माता पिता, अभिभावक बालक के विकास में छोटे मोटी समस्याओं को दूर करने में यदि माता पिता का, अभिभावक का सहयोग रहेगा तो विद्यालय अच्छे प्रकार से उसे आगे बढ़ा पाता है। इसलिए अभिभावक संघ की आवश्यकता होती है। बहुत सारे मीटिंग आयोजन किए जाते हैं छोटे स्कूलों में, विद्यालयों में देखा जाता है। छात्र संघ बड़े बच्चों में भी इस तरह होता है कि छात्र की भी अपनी एक यूनिटी होती है, अपना एक नेतृत्व होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, इसलिए भी इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तब हम अब नए सिरे से, नए स्तर से आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो कौन होते हैं, उनका क्या योगदान होता है। तो मानवीय संसाधन के रूप में जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, उनका क्या गुणधर्म होता है। प्रधानाचार्य विद्यालय प्रशासन का, विद्यालय प्रबंधन का एक ऐसा अंग होता है जिसमें समस्त इकाई काम करते हैं। सामान्य रूप से यदि हम चर्चा करें तो जिस प्रकार से अंतरिक्ष में एक शक्ति पुंज होता है, सूर्य जिसको हम कह सकते हैं, तो सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रहों का अपना एक चक्रण होता है। तो शक्ति के रूप में प्रधानाचार्य होते हैं और अन्य जो ग्रह चारों तरफ अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं वो एक शिक्षक के रूप में होते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान होता है प्रधानाध्यापक का। मानवीय संसाधन के रूप में प्रधानाध्यापक का क्या रोल होता है, इनमें इनकी जो भूमिका होती है वो बहुआयामी होती है। बहुआयामी का आशय यह है कि मात्र ऐसा नहीं है कि उनको एक स्थान दे दिया गया, काम खत्म है, इसके बाद भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे वो कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे समस्त अध्यापकों की समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो या अभिभावकों की समस्या हो, समस्त समस्याओं के समाधान में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। विद्यालय में जैसे प्रवेश होता है विद्यार्थी का, सर्वप्रथम ये चर्चा होती है कि हमारे प्रधानाचार्य कहाँ हैं या हमारे प्रधानाध्यापक कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बातें होती हैं, जितनी क्रियाकलापों की विद्यालय गतिविधियाँ होती हैं, सभी प्रधानाचार्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उनकी बहुत भूमिका होती है। अभिभावक आएंगे तो उनसे भी संपर्क करेंगे, इसके बाद विद्यालय के अन्य स्टाफ से संपर्क करेंगे। या अध्यापक जितनी समस्याएं, अध्यापक की भी अपनी एक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने में बहुत
बड़ी भूमिका प्रधानाचार्य की होती है, प्रधानाध्यापक की होती है। इसलिए भी इनकी बहुआयामी आवश्यकता होती है। छोटी मोटी समस्या हो या बड़े से बड़ी समस्या हो, छात्र की समस्या हो, अध्यापक की समस्या हो, या किसी विकास से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होती हैं, परीक्षा से संबंधित या सर्टिफिकेट से संबंधित जितनी भी बहुत सारी क्रियाकलाप होती हैं, उनके ही दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ती है। तो इनका बहुआयामी प्रभाव होता है आपके प्रधानाचार्य का। सुगमकर्ता के रूप में होते हैं प्राचार्य। सुगमकर्ता क्या होता है? तो कहते हैं कि जितनी समस्याएं, जैसे पूर्व में हमने चर्चा किया कि जो भी समस्याएं होती हैं, यदि सभी ये कह दें कि नहीं मेरा काम नहीं है, तो आगे कार्य नहीं चलेगा। तो समस्त समस्याओं को सुगम रूप से, यानी सरलतम रूप से उसे समाधान कर देना, या सभी की बातों को सुनना, सब बिना भेद किए हुए, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे कोई अध्यापक हो, या कोई समाज का कोई एक वर्ग हो, सभी के लिए वो सुगम कर देते हैं अपने क्रियाकलापों में। किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। भेद क्या है? धर्म के रूप में, लिंग के रूप में, जाति के रूप में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रखा जाता है। इसलिए उनसे मिलने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुशल प्रेरणादायक। कुशल प्रेरणादायक, प्रेरणा का जो कार्य होता है, जिस प्रकार से एक अध्यापक का होता है, उसी प्रकार से एक प्रधानाध्यापक का होता है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, चाहे शिक्षा से जगत से हो, चाहे शिक्षणेतर अन्य गतिविधियों से होता है, तो उसमें एक कुशल प्रशासक के रूप में कार्य प्रधानाध्यापक का होता है। वो प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय कार्यक्रमों में आयोजन होते हैं, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी भाग नहीं लेना चाहते हैं, रुचि नहीं रखते हैं। बहुत सारे ऐसे अध्यापक बंधु सोचते हैं कि चलो इसको किसी और की जिम्मेदारी में दे दिया जाए, ये करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को समाधान करते हुए, सभी को प्रसन्नचित्त रखते हुए विद्यालय की समस्त प्रतियोगिताओं का, कार्यक्रमों का आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक प्रेरणादायक के रूप में प्रेरणा लेते हैं। बच्चे भी उनकी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि एक जो अध्यापक होते हैं, जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रतिबिंब के समान होते हैं। उनकी समस्त क्रियाकलाप, उनकी जो विधाएं होती हैं, वो सभी प्रेरणादायक होती हैं। नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए एक अध्यापक में, एक प्राचार्य में होना चाहिए। क्योंकि यदि नेतृत्व की क्षमता अध्यापक प्रधानाचार्य में नहीं होगा, तो वो किसी भी कार्य में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्योंकि निर्णय लेने की जहाँ बात आएगी, तो वहाँ प्रधानाचार्य को ही निर्णय लेना पड़ता है। शिक्षा से जगत से जुड़ा हो, चाहे छोटी मोटी परीक्षाएं कराना हो, टेस्ट कराना हो, मीटिंग अरेंज करना हो, उसमें कुछ निर्णय लेना हो, बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कार्यालयी छूट की बातें आती हैं, छात्रवृत्ति की बातें आती हैं, बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती हैं। तो समस्त कार्य जितनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए यदि अध्यापक प्रधानाचार्य में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो वो उस सीट पर बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे। इसलिए नेतृत्व क्षमता बहुत आवश्यक होता है। तो ये इनमें गुण पाए जाते हैं। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। मानवीय संबंध क्या है? मानवीय संबंध में चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, और चाहे अन्य जो लोग आते हैं समाज से, बहुत सारे दुखी होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमजोर वर्ग के माता पिता होते हैं, अभिभावक के। बहुत दिन ऐसा होता है, कभी कभी फीस 1 महीने का हो गया, नहीं दे पाए, दूसरे महीना चल रहा है, बच्चा बीमार हो गया, नहीं आ पा रहा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो छोटे स्कूलों में, विद्यालयों में होती हैं। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। आवेश में आकर के कोई निर्णय नहीं लिया जाता है कि छात्र को निकाल दिया गया, अब नहीं आ सकता है, यदि वो अपनी समस्या का समाधान करता है। या बहुत सारे बच्चे, विद्यार्थी गलती भी करते हैं, छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बच्चों में आपस में लड़ाइयाँ होती है, बच्चों में और शिक्षकों में कुछ कहा सुनी भी हो सकती है कभी कभी। तो ऐसे समस्याओं के समाधान में प्रधानाचार्य की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मानवीय संबंध क्या? मानवीय गुणधर्म के आधार पर, क्योंकि मानवीय भूल बहुत सारे होते हैं, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे अभिभावक को हो, छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
तो मानवीय गुणधर्म को भी ध्यान में रखते हुए कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक, किस कार्य को यानी परीक्षा कब संपन्न करना होगा, कब टेस्ट कराना है, कब प्रतियोगिता कराना है, कब बच्चों को खेलकूद के अवसर दिए जाएं, सहगामी क्रियाकलापों का कब आयोजन हो, इन सभी बातों का समय प्रबंधन करना इनकी ही भूमिका होती है। इन्हीं के ऊपर सारे दायित्व होते हैं। विद्यालय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का निर्माण करना, कब कब किसको लगाया जाए, नियोजित किया जाए शिक्षा जगत में। इस प्रकार से चरित्र का कुशल होना चाहिए, यानी अच्छे चरित्रवान होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में चर्चा हुआ कि जो प्रधानाचार्य और अध्यापक होते हैं वो एक दर्पण के समान होते हैं। दर्पण में जो जिस प्रकार से दर्पण होता है वैसे ही प्रतिबिंब दिखता है, तो छात्र और समाज के लोग उसका अनुगमन करते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ से चर्चाएं होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यही गुणधर्म शिक्षक में भी पाए जाते हैं। मानवीय संबंध के रूप में शिक्षक क्या करता है, शिक्षक के क्या दायित्व होते हैं। जिस प्रकार से प्रधानाचार्य के प्रधानाध्यापक के दायित्व होते हैं, उसी प्रकार शिक्षक के भी दायित्व होते हैं। प्रभावी शिक्षक के गुण क्या क्या होना चाहिए, ये सब बातें आती हैं। तो सर्वप्रथम वो व्यावहारिक हो, अपने विषय का दक्ष हो और अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों को भी जानकारी रखता रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी समस्याएं आती हैं शिक्षा जगत में। छोटे मोटे बच्चों में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। तो सामान्य विषय की सभी विषयों की लगभग जानकारी हो और खास करके जो वो विषय पढ़ा रहे हों उनमें उनकी अपनी एक अच्छी पकड़ हो। तो विषय ज्ञाता होना चाहिए और मृदुभाषी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समस्या समाधान में यदि आप उलझ जाते हैं तो आप गुस्से से बोलिए, उलझ जाइए, उनसे लड़ने लगिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विशेष गुणधर्म की बातें की गई है कि एक अध्यापक में सहनशीलता की क्षमता होना चाहिए, बातों को सुन करके समझ करके और ऐसा उत्तर दिया जाए ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए। ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। तो कुछ बातों की चर्चा करते हैं कि विशेष गुणधर्मों में कठिनाइयों को दूर करना। एक विद्यार्थी जब विद्यालय में पठन पाठन करता है तो वो कठिनाइयों का एक पुलिंदा लेके पहुंचता है। क्या होता है, छोटी मोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी समस्या हमको नहीं आ रहा है। अब ये भी स्थिति होती है कि बच्चा पढ़ता तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई तो करता नहीं, तो क्या होता है कि अपनी समस्या को उनके ऊपर थोप देता है। तो ऐसे में अध्यापक भी समझता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, वो पढ़ के नहीं आया है और कहता नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको समझाना है, उनका एक दायित्व है, उनके एक गुणधर्म में आता है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं, तो समस्याओं के समाधान में ही शिक्षकों का वहाँ पर आवश्यकता होता है। तो कठिनाइयों को दूर करना एक विशेष गुणधर्म के रूप में प्रभावशाली गुण में आता है। और प्रभावशाली व्यक्तित्व, व्यवहार कुशल हो, पूर्व में जैसे हमने चर्चा की, व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए, यानी कथनी और करनी में अंतर ना हो। जिस प्रकार से व्यवहार समाज में वो करता है वैसे ही विद्यालय पे करे, और विद्यालय में जाने के बाद बाहर भी जो गतिविधियां होती हैं वो भी अच्छा हो, ताकि समाज देखने पर, समाज में जब कोई इन्हें देखे तो ये समझे कि नहीं वे वही हैं जो विद्यालय में हैं, यानी उनमें कथनी और करनी में अंतर ना हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, ऐसा आता है। शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक स्वस्थ और मानसिक, शारीरिक कुशलता उनके अंदर होना चाहिए और मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए, यानी निर्णय लेने की क्षमता। किसी चीज़ को बताना है बच्चों से तो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या किसी अवसाद से ग्रस्त हैं, पारिवारिक उलझनों और समस्याओं से ग्रस्त हैं, तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, बच्चे की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आता है कि मानवीय गुणधर्म में अध्यापक का यह दायित्व होता है कि शारीरिक मानसिक समस्याओं को दूर करने, यानी स्वयं का भी दूर रहे और बच्चों के भी समस्याओं को दूर करे, यानी मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, स्वयं को स्वस्थ रखना और विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के विभिन्न उपायों का, सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करना। जैसे बहुत सारे बच्चे पठन पाठन के समय में बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो समय समय पे उन्हें खेल कूद का भी आयोजन कराया जाए, समय समय पे प्रतियोगिता कराया जाए, निबंध प्रतियोगिता, और ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हैं जो कि भविष्य में उनके सहयोग उन्हें प्राप्त हो सके। तो सहगामी क्रियाओं का भी प्रयोग करना चाहिए, एक विशेष गुण में आता है। शैक्षिक परिणामों के लिए प्रयत्नशील रहना, जितना बच्चा प्रयत्नशील रहता है उससे कहीं अधिक अध्यापक को चिंता होती है अपने छात्रों के प्रति। क्यों? क्योंकि वह यह समझता है कि जितना प्रयत्न बच्चा करता है
उससे अधिक हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि उसे समझाना है, उसे बताना है। और बहुत सारे अध्यापक बंधु पठन पाठन के लिए स्वयं का अध्ययन करते हैं ताकि कोई भी चीज़ें ऐसी छूट ना जाए, कितना अच्छा से अच्छा हम समझा सकें। तो अच्छे से अच्छा देने का जो प्रयत्न होता है एक अध्यापक का होता है, इसलिए वह छात्रों के परिणाम के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। तो यह एक विशेष गुणधर्म के रूप में आता है कि परिणामों के प्रति चिंतित रहना, प्रयत्नशील रहना, अभिभावकों के संपर्क में रहना। एक अध्यापक का यह भी गुणधर्म होता है कि माता पिता से संपर्क में रहें, क्योंकि बच्चा घर पर पढ़ता है कि नहीं। छोटे बच्चों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है कि बच्चा घर में बहुत सारे बदमाशी सीख जाता है, गाली देना सीख जाता है, माता पिता का कहना नहीं मानता है। तो यदि अभिभावक उनसे संपर्क में रहेंगे तो उनकी कमियों को यहाँ पर उजागर कर देंगे, तो अध्यापक उसी प्रकार से ध्यान दे सकेगा। परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए अध्यापक और अभिभावक दोनों के बीच में। इस प्रकार से कुछ और भी महत्वपूर्ण इसमें आते हैं, जैसे समुदाय, छात्र की भूमिका। अभी प्रधानाचार्य के अध्यापक की भूमिका हो गई, अब छात्र की भूमिका क्या होती है कि गुरुजनों की बातों को मानना और दिए गए कार्यों को समय से पूर्ण करना, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है छात्र की। और चूंकि छात्र भविष्य का विधाता होता है, भविष्य का निर्माता होता है, इसलिए उसको ये समझना होगा कि हमें क्या करना है और दिन प्रतिदिन नया नए ज्ञान को, नए नए क्रियाकलापों को सीखता रहे, ताकि भविष्य में उनके उद्देश्यों को भी पूर्ण करे जो अध्यापक उद्देश्य लेके आपके साथ चलते हैं। इसलिए छात्र की भी अपनी एक भूमिका होती है। समुदाय की भूमिका क्या होती है कि समय से विद्यालय में नामांकन कराएं बच्चों का। बालिकाओं, जो जैसे बालक बालिकाओं में कुछ भेद है समाज में, तो बालिकाओं में घर कार्यों, जो गृह कार्य होते हैं, बहुत अधिक कार्य दे देते हैं बालिकाओं को। तो माता पिता का, समुदाय का यह कार्य है कि घर कार्यों में थोड़ा कम ध्यान देके विद्यालयी शिक्षा गतिविधियों में बहुत अधिक ध्यान दे, ताकि उनके गुणवत्ता का विकास हो सके। साज सज्जा पर भी कुछ खर्च करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय में देखने को मिलता है कि माता पिता ऐसे ही गंदा कपड़ा है तो वैसे पहना के भेज देंगे, कभी फटा है तो ध्यान नहीं दिए, बैग नहीं लिए हैं, बुक लेने में 1 वर्ष बीत जाता है, बुक नहीं खरीदते हैं। तो संसाधन यदि बच्चे के पास रहेंगे तभी बच्चा पढ़ सकता है। तो संसाधनों का जो दायित्व होता है एक समुदाय के ऊपर होता है, एक परिवार के ऊपर होता है। इसलिए और समय समय पे विचार गोष्ठी का आयोजन होता है। विचार गोष्ठी के आयोजन के पीछे का उद्देश्य होता है कि हमारा समाज विद्यालय के प्रति क्या विचारधारा रखता है, या समाज में जो विद्वान हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो समाज को इस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यदि बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं और अध्यापक बंधु हैं, आपसी विचार विमर्श यदि होता है तो बच्चे के ऊपर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए भी विचार गोष्ठियों का आयोजन समय समय पे होना चाहिए। संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए, चाहे विद्यालयी संसाधनों का प्रबंधन हो या घर के जुड़े हुए बहुत सारे संसाधन होते हैं। तो जैसे कॉपी, चाक, डस्टर आदि विद्यालय व्यवस्था करता है, उसी प्रकार से माता पिता बच्चों के लिए बुक, कॉपी आदि व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से अनेक विधाओं के द्वारा, यानी जो संसाधन होते हैं, चाहे मानवीय संसाधन हो या दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, ये सभी जीवन में बहुत उपयोगी हैं, चाहे छात्र हों चाहे अध्यापक हों। अध्यापक को अपने गुणधर्म के आधार पर अधिक से अधिक शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप सभी ने आज मानवीय संसाधन के रूप में जो आपने चर्चा देखा कि प्रधानाचार्य के क्या दायित्व होते हैं, अध्यापक के क्या दायित्व होते हैं, छात्र के क्या दायित्व होते हैं और समुदाय का क्या दायित्व होता है। इस प्रकार से इसकी चर्चा होगी। अब अगला वीडियो फिर हम लेके आएंगे इसके बाद। तब तक इस वीडियो को आप देखिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे भेजें, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा भी समय नज़दीक आ गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।